Good morning, 12th class. How are you all? I hope all of you are good. अच्छा, now class हम लोग chapter number 6 पे थे, water resources. In our previous class we had an introduction of the chapter और फिर हमने पढ़ लिया था about the you can say facts कुछ पढ़े थे कि कितने water resources अपने पास available है, surface water resources कैसे कैसे कहाँ available है, ground water resources के बारे में भी हमने discuss किया था in our previous class. This was our last topic that we did in our previous class. तो एक बार इसको revise कर लेते हैं. Then we will be moving on to our new topic, which is lagoons and the backwaters. So जब हम ground water resources की बात करते हैं class, total replenishable ground water resource अपने पास कितना है? 432 cubic kilometer. How much? 432 cubic kilometer. हमारा जो कंट्री में लेवल जिस हिसाब से हम ग्राउंड वाटर लेवल को यूटिलाइज करते हैं दैट डिपेंड्स फ्रॉम एरिया टू एरिया एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया टू एरिया वी विल सी कि जनरली ओवर रिवर बेसिन्स के आसपास अगर ऐसी एरियाज है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में और साउथ इंडिया में वहां पे ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है ग्राउंड वाटर लेवल का. जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है वो बहुत हाई है स्पेशली इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु. We did the reasons yesterday that पंजाब हरियाणा इरिगेशन के लिए ज्यादा यूज करते हैं, राजस्थान में वाटर की स्कैरसिटी है. Then however ये जो स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला ये बहुत स्मॉल प्रपोर्शन में ग्राउंड लेवल वाटर को यूज करते हैं बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अदर सरफेस एरिया, यू कैन से सरफेस वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल. Though they are available in the like Punjab Haryana area also, but वहाँ पे irrigation बहुत ज़्यादा है जिसके कारण यहाँ पे use होता है ground level water. Now talking about the states which use ground water level at a moderate level, तो वो त्रिपुरा और महाराष्ट्र है. अगर जिस हिसाब से हम ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं वही चलता रहा तो बहुत जल्दी क्या होगा, वाटर सप्लाई बहुत कम हो जाएगी. ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत और सिंक इन कर जाएगा, नीचे की तरफ मूव हो जाएगा और वो सिचुएशन हमारी डेवलपमेंट के लिए अच्छी नहीं है जिसके कारण सोसाइटी में आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकती. ठीक है. Now this is what we have already done. As I said, हमने ग्राउंड वाटर लेवल वाला चीजें तो कर ली थी. Now we move on to the next thing, lagoons and backwaters. हमें पता है इंडिया is a country which has a very long coastline. कोस्ट इंडेंटेड है, इंडेंटेड मतलब दे आर नॉट वेरी स्मूथ कि एकदम स्ट्रेट लाइंस है, देयर आर लॉट ऑफ कर्व्स, देयर आर ट्विस्ट एंड टर्न्स. तो इसीलिए देयर आर मेनी लगून्स एंड लेक्स दैट आर फॉर्म्ड. And these lagoons and lakes are found in obviously many of the coastal states like Kerala, Orissa, West Bengal, जहाँ पे हम देखेंगे कि सरफेस वाटर रिसोर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है in the form of lagoons and lakes. Okay. So as I said that they are available in the form of lagoons and lakes. We know what are lagoons and let me just tell you again, basically these are small bodies. We can call them as shallow water bodies जो main ocean से separated है and they are separated from the main ocean because of presence of certain barrier between that ocean and that lagoon or that is this water body. और ये barriers क्या हो सकते हैं, sandbars हो सकते हैं, कुछ कोरल रीफ जैसे हो सकते हैं. वी नो कोरल रीफ जनरली अपने आइलैंड्स ग्रुप में लक्षद्वीप आइलैंड वगैरह में भी हैव दीस रीफ्स. ओके. सो ये हमारे लगून्स होते हैं. स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं शैलो वाटर बॉडीज व्हिच are separated from the oceans by sandbars or some other kind of, you can say, in between larger maybe a barrier island or coral reef, these type of stuff. ठीक है. Lakes we already know is again a source of water and it is also basically अगर हम surface water resources में include करेंगे. Although पर हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसमें जो water available होता है that is generally brackish in nature. Now what do we mean by brackish? It is basically the water that is comparatively
मोर सलाइन, यानी कि जो सॉल्ट का कंटेंट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर सोर्सेज, ठीक है, बट इट इज लेस सलाइन देन द other you can say like water bodies like oceans etc. that means midway होता है ना, तो fresh water में जैसे saline content बहुत कम होता है, उससे ज्यादा होता है यहाँ पे जो भी हमारे पास वाटर बॉडीज है वहां पे, दैट मीन्स जो लेक्स है हमारे पास, लगून्स है, जो हमारे पास बैक वाटर्स है, उनमें सॉल्ट का कंटेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली किससे, फ्रेश वाटर सोर्सेज से, बट कम होता है सलाइन किसके कंपैरिजन में, बाकी मराइन वाटर्स, स्पेसिफिकली अगर हम देख लें ओशंस वगैरह, ठीक है। And these are actually, this kind of water is used for irrigating certain varieties of paddy crops and coconut, जो basically इन areas पे grow करते हैं उन crops के लिए, okay. Now let me just tell you before moving on कि backwater क्या होता है, it is actually part of वाटर बॉडी, स्पेसिफिकली रिवर, जिसमें ये जो बैक वाटर्स होते हैं इनमें बहुत ज्यादा करंट, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रांच ऑफ द रिवर विच एक्चुअली लाइज अलोंग साइड द रिवर एंड लेटर rejoins it, okay, or maybe later it joins to this main river and somewhere because of certain tide या अगर कुछ obstruction आ जाए in between dam, तो there is a kind of difference between the main river and this river. Backwaters हम simply terms में बोल सकते हैं river का एक part है, एक branch है main river की, जिसमें ज्यादा करंट नहीं है या बहुत कम करंट है, बहुत कम मूवमेंट जैसे है, and it later on goes and makes that bigger, okay. तो ये हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, कोस्ट लाइन में। इंडिया में बहुत कोस्ट लाइन इंडेंटेड है, बहुत बड़ी है, तो लगून्स है, लेक्स है, बैक वाटर्स है, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। इनमें जो वाटर होता है वो ब्रैकिश होता है इन नेचर, विच इज यूज फॉर फिशिंग एंड इरिगेटिंग सर्टन वेराइटीज और सर्टन वेराइटीज ऑफ पैडी, कोकोनट एक्सेट्रा, ठीक है। एंड फिशिंग के लिए हमें पता है ऑब्वियसली अच्छा होगा, बिकॉज इट इज totally somewhere very near to the water and available, you can say fishes will be available in ample. So they also, why are we studying this, because they also contribute in the water resources that are available in India, ठीक है। Now we move on to the next topic, which is water demand and utilization. जो water है हमारे पास available, के रिलेटेड कैसी डिमांड है, कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं, दैट इज व्हाट वी नीड टू गो थ्रू नाउ, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक। हमें पता है इंडिया एक मेनली एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इकोनॉमी है, मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में हमें पता है पानी की बहुत जरूरत होती है फॉर इरिगेशन। सो यानी अपना मेजर इंडिया का जो वाटर यूटिलाइजेशन है, वाटर डिमांड है, वो किस सेक्टर से आता होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से। Okay, so as it is stated in the book, traditionally हम एक agrarian economy है, हमारी major part of the population जो है 2/3 of the population वो agriculture पे dependent है। Development हमारा agriculture का obviously तभी पॉसिबल होगा जब इरिगेशन अच्छी होगी, और इसीलिए इनिशियल जो इयर्स थे 5-year प्लान्स, उसमें बहुत प्रायोरिटी दी गई थी कि इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए, और इसीलिए ही बहुत सारे मल्टीपर्पज वैली प्रोजेक्ट्स जो है उनको स्टार्ट किया गया था। चाहे हम भाखड़ा नंगल की बात कर ले, हीराकुद की बात कर ले, दामोदर वैली वाले प्रोजेक्ट की बात कर ले, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, so many projects were initiated because lot of emphasis was given on irrigation, because our economy is mainly economy and the major part of the population is dependent on agriculture, okay. So we know these are the multi-purpose projects that were being initiated in the initial years, और first somewhere जो हम अपने 5-year plan से उसमें इनको बहुत ज्यादा emphasize किया गया था, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है उसमें हम देखेंगे सबसे ज्यादा यूज करते हैं इरिगेशन हम, ठीक है।
यानी जो हमारा वाटर है, चाहे वो सरफेस वाटर हो चाहे ग्राउंड वाटर हो, सबसे ज्यादा उसको यूटिलाइज या यूज कौन करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम डेटा की बात करें तो 89% ऑफ द सरफेस वाटर, just understand, it accounts for 89% of the surface water utilization and 92% of groundwater utilization. मतलब जितना भी ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन उसमें से 92 तो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है और सरफेस वाटर का 89% यूज होता है। शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो सरफेस वाटर हम अराउंड 2% ही यूटिलाइज करते हैं और ग्राउंड वाटर 5% यूज होता है। फॉर विच सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब आ जाते हैं हम डोमेस्टिक सेक्टर में। डोमेस्टिक सेक्टर ऑब्वियसली पॉपुलेशन इतनी है तो इतना कम भी यूटिलाइजेशन नहीं होगा, बट इज समवेयर 9%। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से तो ज्यादा ही है, एग्रीकल्चर से तो खैर इट इज समथिंग दैट इज फार फ्रॉम इवन कंपैरिजन, वेरी फार ऑफ, बट स्टिल कंपैरेटिवली इंडस्ट्रियल सेक्टर से बहुत हाई है। So the share of domestic sector is higher, that is 9% in surface water utilization as compared to the ground water. और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका टोटल वाटर यूटिलाइजेशन हमें पता है इज मच हायर। चाहे डोमेस्टिक की बात कर ले चाहे इंडस्ट्रियल की बात कर ले, दोनों को मिला के भी बात कर ले, फिर भी हमारा जो वाटर का यूटिलाइजेशन है वो इज मच मोर हायर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो प्रॉब्लम कब आएगी? अब फ्यूचर में हम देखेंगे डेवलपमेंट के साथ, जब इंडस्ट्री और डोमेस्टिक सेक्टर्स में भी वाटर का यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा, when it will increase obviously we will see that जो वाटर की स्कैरसिटी है वो we will have to face again, because simple चीज है, with development more industries are coming up and obviously population भी बढ़ रही है, so people will be utilizing more of water resource and हम इसका देखेंगे percentage जो है it will increase as we will study the data later, okay, in future obviously, ठीक है। So this is regarding जितना अपना वाटर डिमांड और यूटिलाइजेशन है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, the next topic that we will understand here will be basically regarding जो हमने अभी तक पढ़ा उसी से रिलेटेड होगा कि डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। इतना तो हमें समझ आ गया कि मेन हमारी जो डिमांड है किसकी, वाटर की, वो किस चीज के लिए है? इरिगेशन। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट एरियाज में, ऐसा तो नहीं है सब जगह सेम टाइप की यूटिलाइजेशन होगी, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लेवल पे यूटिलाइजेशन होगी और उसके रीजंस भी अलग होंगे। दैट इज व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, ओके। So now when we know water demand and utilization में मेन जो वाटर की डिमांड है और यूटिलाइजेशन है वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है। एंड ऑब्वियसली हमारे इंडिया में बहुत डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कितना इरिगेशन चाहिए अलग अलग एरिया पे, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड, स्पेस के हिसाब से, और इन सारी चीजों से रिलेटेड अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एरिया में हमें अलग इरिगेशन लेवल पे हम बोलेंगे उसकी रिक्वायरमेंट है। सो हमें पता है इन इंडिया देयर आर फ्यू पार्ट्स इन आवर कंट्री जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है एंड देयर आर फ्यू एरियाज जहाँ पे एकदम ही रेनफॉल नहीं होती है। सो वी कैन क्लियरली से दैट स्पेशली एक ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, ड्राउट जैसी कंडीशन होती है और इरिगेशन की इसीलिए वहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत लेस है, वाटर स्कैरसिटी है। तो स्पेसिफिकली इसलिए इसमें अपने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के काफी पोर्शन, डेक्कन प्लेटू के काफी पोर्शन इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता है विंटर और समर सीजन्स में बहुत सारे एरिया में, कुछ एरिया ड्राई एरिया होते हैं, रेनफॉल नहीं होती है, कुछ एरिया विंटर में ड्राई होते हैं, कुछ समर में ड्राई होते हैं, तो उनको अलग अलग लेवल पे इरिगेशन चाहिए, अलग अलग टाइम पे इरिगेशन चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं स्पेस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, एंड बाकी क्लाइमेटिक कंडीशन, प्रेसिपिटेशन कंडीशंस तो है ही। सो एग्रीकल्चर एक्चुअली में प्रैक्टिस करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है अगर प्रॉपर इरिगेशन अवेलेबल नहीं है तो।
और स्पेशली कौन से एरियाज में, ड्राई एरियाज में और ड्राई सीजन्स में। तो जैसे अगर हम देखें वेस्ट बंगाल, बिहार वगैरह में मॉनसून बहुत अच्छे होते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, रेनफॉल होता है, बट यहाँ पे भी ड्राई स्पेल्स होते हैं जहाँ पे मतलब प्रेसिपिटेशन प्रॉपरली नहीं अवेलेबल होता है, तो वो एग्रीकल्चर के लिए डेट्रीमेंटल या थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। तो वाटर की अवेलेबिलिटी इज नेसेसरी एवरी टाइम। और कुछ ऐसे क्रॉप्स है जिनके तो ग्रोथ के लिए वाटर बहुत जरूरी है, इरिगेशन नेसेसरी ही हो जाता है, जैसे कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस, शुगर केन, जूट, ये बहुत ज्यादा हाई है और इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है यहाँ। इरिगेशन अगर हो तो इसके अपने बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग की जा सकती है, बहुत सारे क्रॉप्स जो है वो साथ में ग्रो किए जा सकते हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, बिकॉज इरिगेशन अवेलेबल है इसीलिए। और जो लैंड इरिगेटेड है ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, जो हार्वेस्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, एंड हमारा जो इरिगेशन है वो डेवलप होगा अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा, अगर इरिगेशन डेवलप है। एंड ऑब्वियसली हमें पता है ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इरिगेशन की बहुत रिक्वायरमेंट हो गई थी, स्पेशली जहां जहां पे ये ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएट हुआ था, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जैसे एरिया में। और ये सक्सेसफुल भी इसलिए हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छे से अवेलेबल थी। HYV सीड्स, केमिकल यूटिलाइज जो फर्टिलाइजर्स और ये सब यूज हो रहे थे, इनको वाटर रिक्वायरमेंट भी बहुत होती है। इसीलिए हम देखेंगे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जो है उनमें अराउंड मोर देन 85% ऑफ द नेट सोन एरिया जो है वो इरिगेशन के अंडर है, ठीक है, मोर देन 85%। व्हीट और राइस जो है दे आर ग्रोन मेनली विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन इन दीज स्टेट्स। तो यहाँ पे व्हीट और राइस मेनली इरिगेटेड लैंड्स पे क्या की जाती है, ग्रो की जाती है। टोटल नेट इरिगेटेड एरिया जो है पंजाब की 76.1% है और 51.3% हरियाणा की है, जो कि मतलब 76.1% ऑफ पंजाब जो इरिगेटेड एरिया है और 51.3% जो हरियाणा की इरिगेटेड एरिया है वो इरिगेट की जाती है थ्रू वेल्स एंड थ्रू ट्यूबवेल्स। इसीलिए यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो गया है। और हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा भी था कि पंजाब हरियाणा एरिया में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा यूज होता है क्या चीज, अंडरग्राउंड वाटर। एंड इसी के कारण यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत कम हो गया है, ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट हो रहा है क्योंकि हमने ओवर यूज कर लिया है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जिसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल जो है नीचे की तरफ सिंकिंग होता जा रहा है डीप, और ग्राउंड लेवल जो है ग्राउंड वाटर का लेवल वो डीप इनसाइड जा रहा है। तो ये जो पंजाब हरियाणा वाले एरिया के अलावा हमने पढ़ा था राजस्थान वगैरह में भी ज्यादा यूज होता है। तो राजस्थान और महाराष्ट्र वाले एरिया में हम देखेंगे कि ग्राउंड वाटर में अब फ्लोराइड कंटेंट जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि ग्राउंड वाटर ज्यादा यूटिलाइज होता है, तो नीचे से जब ज्यादा एक्सट्रैक्ट होता है तो कुछ केमिकल्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं जो वहां पे प्रेजेंट है। सिमिलरली हम देखेंगे वेस्ट बंगाल और बिहार में फ्लोराइड जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्राउंड वाटर में, सॉरी आर्सेनिक जो है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। कौन से एरियाज में, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ठीक है। सो दिस इज द डेटा दैट इज गिवन कि कितना इरिगेटेड एरिया में से भी कितना एरिया पंजाब और हरियाणा में वेल्स और ट्यूबवेल्स के थ्रू होता है, जिससे अपने को एविडेंस मिल गया कि ग्राउंड वाटर लेवल कितना यूटिलाइज होता है और इसके क्या इफेक्ट्स है जो हमने देख लिया। राजस्थान और महाराष्ट्र में ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड मिक्स पाया जाता है ज्यादा कंटेंट में, और वेस्ट बंगाल और बिहार में आर्सेनिक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होता है, ठीक है। So this is where we see that how the water is utilized, जो water resources है, और स्पेसिफिकली हमने ग्राउंड वाटर का देख लिया है कैसे डिप्लीट हो रहा है, एंड इफ यू डोंट पे मोर अटेंशन टू इट्स कंजर्वेशन एंड ट्राइंग टू यूज इट इन लिमिटेड वे, it will obviously cause lot of problems for us. So हमें कंजर्व करना चाहिए ताकि ये जो ग्राउंड वाटर लेवल है ये मेंटेन रहे।
ठीक है, बैलेंस रहे, और जो हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, वो वापस से बैलेंस हो जाए एंड things go in a better condition. ठीक है, so with this we complete today's class where we have talked about lagoons, backwaters, groundwater resources revise कर लिया था. We have done water demand and utilization and demand for water for irrigation में कैसे यूज होते हैं, जिसमें हमने स्पेसिफिकली ग्राउंड वाटर का थोड़ा डिटेल में कर लिया है, टॉकिंग अबाउट दी स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एटसेट्रा. ठीक है, and the other areas also. Now in our next class we'll talk about the problems that are emerging relating to water sources. Okay, so this is it for today. Now we'll meet in the next class. If you have any doubt relating to the topic that we have covered, do come back, we'll discuss and solve.